मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 66 प्रयोग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 66 प्रयोग करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटे कोकून में शायद हैंडबॉल के आकार का एक छोटा बच्चा इविसा था। उसने पहली बार सूरज की गर्मी महसूस की थी और तुरंत ही किसी को उसे फिर से दूर ले जाने की बात करते हुए सुना। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और असहमति की एक कमजोर टेलीपैथिक चीख निकाली। उसकी कमजोर और नर्म आवाज ने उसके वाहक और उस दुष्ट चुड़ैल को चौंका दिया जो सूरज को उससे दूर ले जाना चाहती थी। मुझे लगता है कि यह हमें सुन सकता है। अरे छोटे, क्या तुमने भी अपने पिता के साथ हमारी बातचीत सुनी? वाहक ने दोस्ताना लहजे में पूछा। उसने सुनी थी, लेकिन अब वह जवाब देने के लिए बहुत कमजोर था। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम ये कोशिश कर सकते हैं। क्या तुम मेरी पालतू बनना चाहती हो? उसके दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। लेस देन, क्या आप सेठ स्मिथ के साथ पालतू अनुबंध करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, ग्रेटर देन। सेठ स्मिथ, यह उसके वाहक का पूरा नाम रहा होगा। इसने वाई पर ध्यान केंद्रित किया। लेस देन डिंग, आपने बेबी आइविसा के साथ पालतू अनुबंध दर्ज कर लिया है। बधाई हो। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, शीर्षक दिव्य टैमर प्राप्त हुआ। आपने एक पालतू जानवर के रूप में एक दिव्य जाति के साथ अनुबंध में प्रवेश किया है। बस जोड़ दो। ग्रेटर देन। सेठ को लगा कि कोकून में उसके और इविसे के बीच एक संबंध स्थापित हो रहा है। वह उसकी भावनाओं और जरूरतों को थोड़ा थोड़ा महसूस कर सकता था, जिसमें से सूर्य को महसूस करना एक जबरदस्त इच्छा थी जो किसी भी चीज से ज्यादा स्पष्ट रूप से प्रसारित हो रही थी। वह सहज रूप से ये भी जानता था कि कोकून को पालतू जानवरों की जगह में कैसे वापस बुलाया जाए। पालतू जानवरों की खिड़की में वह अब छोटे कोकून की तस्वीर देख सकता था और यह 55% अंतरंगता और 35% वफादारी दिखाता था। खिड़की को देखते हुए उसे पता था कि अंतरंगता उनके टेलीपैथिक बंधन को मजबूत करेगी और वफादारी उनके रिश्ते का संकेत थी। अनुबंध स्थापित करने के लिए 30% न्यूनतम था। ये बुनियादी विश्वास और सहयोग की शर्त थी। यदि ये उससे कम हो जाता है तो अनुबंध समाप्त हो जाएगा। 100% का मतलब होगा कि वे अपनी जान की बाजी लगाकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ठीक है, क्यों ना हम शहर लौटने से पहले कुछ देर यहीं रुकें और धूप का आनंद लें। सेठ को थोड़ी देर और रुकने में कोई समस्या नहीं थी, अगर इससे नन्हा खुश होता। दयालुता के इस छोटे से काम ने पहले से ही अंतरंगता को 57% तक बढ़ा दिया। दूसरी ओर फिन ने हार मानकर अपना सिर झुका लिया। प्यारी और फुर्तीली परी को एक जगमगाती फुलबॉल ने हरा दिया था। वह 200 साल से ज्यादा की थी और जानती थी कि उसे यहाँ वयस्क होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके अभिमान को ठेस पहुंची। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धूप में 1 और आधे घंटे के बाद सेठ कोकून की संतुष्टि महसूस कर सकता था। उसने उसे पालतू स्थान में बुलाने की कोशिश की और वह तुरंत सहमत हो गया। उसके पास अभी भी आइविसा से कनेक्शन था और वह महसूस कर सकता था कि वह पालतू स्थान के भीतर एक संतुष्ट नींद में सो गया था। सुनहरी गेंद को दूर रखकर वे महल में लौट आए। वे सभी महल में वापस आ गए, जहां इकराम ने उनका खुशी खुशी स्वागत किया। वे कई दिनों तक कालकोठरी से वापस न आने पर चिंतित थे। बेचारे महल के रसोई को अचानक पेटू, लोहार और परी के लिए एक छोटी सी दावत तैयार करनी पड़ी। लापता नौकरों को बदल दिया गया था और एक नया हेड बटलर नियुक्त किया गया था। पता चला कि रुस्लान, जो किसी तरह के पिशाच में बदल गया था, ने मारे गए नौकरों की मजदूरी भी हड़प ली थी। पैसे अभी तक नहीं मिले थे। शायद ये कालकोठरी में था। गिल्ड ने इस बिंदु पर कालकोठरी की अपनी जांच पूरी कर ली थी और पाया कि यह कालकोठरी मास्टर की मौजूदगी के बिना निष्क्रिय थी। कालकोठरी कोर को नष्ट करने और कालकोठरी को बंद करने का निर्णय अभी भी लंबित था। संतोषजनक भोजन के बाद सेठ और फिन अपने कमरे में वापस आकर खुश थे। कुछ दिनों तक गुफा के फर्श पर सोने के बाद एक बार फिर नर्म बिस्तर पर आराम करना एक दिव्य एहसास था। कम से कम सेठ के लिए फिन ने उसे बिस्तर के रूप में इस्तेमाल किया था, इसलिए वह बहुत शिकायत नहीं कर सकती थी। वे बिस्तर को छूते ही सो गए। वे अगले दिन की सुबह तक सोते रहे। फिन अभी भी सो रहा था, इसलिए सेठ ने लंबे समय तक नहाने का मौका लिया। उसने गुफा में रहने के दौरान उगी हुई दाढ़ी को भी साफ किया। जब से वे महल में रह रहे थे तब से वह नियमित रूप से दाढ़ी बना रहा था। जब वह अंततः बाथरूम से बाहर निकला तो वह पूरी तरह से साफ था और दिन के लिए तैयार था। फिन भी जाग रहा था और उन्होंने साथ में नाश्ता किया। सेठ अब और इंतजार नहीं कर सकता था और नाश्ते के बाद तुरंत शस्त्रागार में घुस गया। समय आ गया था। उसके पास 30 तैयार ब्लेड थे, जिन पर क्रॉसगार्ड और हैंडल फिट होने बाकी थे। लेस देन डिंग, आपने अपना पहला जादुई हथियार तैयार कर लिया है। डेक्स जोड़ 1 ग्रेटर देन। लेस देन, जादुई लंबी तलवार। असामान्य क्षति 200। एक क्षति में 20% की वृद्धि। मन लागत 15 मिनट। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाई गई एक जादुई लंबी तलवार। ये जादू थोड़ा खुरदरा है, लेकिन काम का है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेटर देन। लेस देन, लोहार ग्रेटर देन की ताकत सिर्फ एक तलवार से 5% बढ़ गई, लेकिन जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वह ये था कि हथियार के पूरा होने के साथ ही लेस देन जादू ग्रेटर देन की ताकत भी थोड़ी बढ़ गई। कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रभाव थे जिनसे तलवार पर एक अच्छा हैंडल फिट करने में लगने वाले समय में सुधार हुआ, इसलिए उसे सभी 30 तलवारें खत्म करने में लगभग 3 दिन और लग गए। इससे वह लेस देन ब्लैकस्मिथ अप्रेंटिस लव 0.8 ग्रेटर देन और लेस देन एन्चेंटमेंट बिगिनर लव 75% ग्रेटर देन पर पहुंच गया। सेठ ने राहत भरी सांस ली और शस्त्रागार के फर्श पर बैठ गया। हथियारों के रैक पर रखी 30 तलवारों को देखकर उसे गर्व और आश्चर्य हुआ। उसने इन्हें बनाया था, ये वही था। अपने कामों को करीने से पंक्तिबद्ध देखना उसे इन्वेंट्री में रखे हथियारों के ढेर या कमरे में बिखरे हथियारों को देखने से बिल्कुल अलग एहसास देता था। बेशक इस दौरान उन्होंने सिर्फ यही चीजें नहीं पूरी की, उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए भी कुछ चीजों पर प्रयोग किए थे। उत्कीर्ण न्यायालय के साथ जादू का काम स्थायी नहीं था, बल्कि काम करने के लिए जादुई शक्ति की आपूर्ति की जरूरत थी। इस प्रकार जादू को संग्रहित करने के लिए रत्न या जादूकोर जैसे खनिजों का उपयोग करने का विकल्प था। यह उन चीजों में से एक था जिसे सेठ ने आजमाया था। ये कुछ भी मुश्किल नहीं था। उसने एक नाखून के आकार का मानिक पहले आभूषण से काटा गया का उपयोग किया और इसे तलवार के क्रॉसगार्ड में जड़ दिया, ये देखने के लिए कि यह कैसे काम करता है। इससे उसे वास्तव में लेस देन गोल्डस्मिथ ग्रेटर देन में कुछ दक्षता मिली। यह एक साधारण मानिक था और इसमें केवल थोड़ी मात्रा में जादू जमा हो सकता था। फिर भी इसे आजमाने के लिए यह पर्याप्त था। उनकी उम्मीदों के विपरीत इसमें कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं थी। इसी तरह अपने स्वयं के मन का उपयोग करने के लिए व्यक्ति पत्थर से जादुई शक्ति को ब्लेड में निर्देशित करता है। इसलिए जब तक शक्ति सर्किट तक पहुंचती है, ये काम करता है। दूसरी चीज जो उसने आजमाई वह थी एक अतिरिक्त तलवार में आत्मा भरकर उसे मंत्रमुग्ध करना। लेस देन जादुई सुपीरियर लंग स्वॉर्ड। असामान्य क्षति 180-220। स्थायित्व 1100। एक जब तक जादुई शक्ति न दी जाए तब तक नुकसान 2 मानों के बीच बेतरतीब ढंग से बढ़ता रहेगा। मन लागत 10 मिनट। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक अच्छा हथियार। कारीगरी में छोटी मोटी कमियों के बावजूद यह हथियार विशेष उपचार के कारण थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नतीजा एक तरह से असफल उत्पाद था। हुआ ये कि ब्लेड पर जादू कुछ पल के लिए काम करता था और फिर सेठ के कुछ किए बिना ही चमकने और बुझने लगता था। सिस्टम ने उसे ज्यादा संकेत नहीं दिया, लेकिन सेठ ने अनुमान लगाया कि उसने जो आत्मा डाली थी वह सर्किट को स्थायी रूप से आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। अब जैसे ही आत्मा काम करने के लिए पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित हुई, सर्किट ने जादुई शक्ति को अपने आप सोख लिया। जब सेठ शस्त्रागार में बैठा था तो उसने लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन और पर्क लिस्ट के बारे में सोचा। काश वह देख पाता कि उसके कौशल में भविष्य में क्या-क्या पर्क है। लेकिन लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन के विवरण में एक संकेत था और वह ये था कि आत्माओं से बने उपकरणों को आइटम में डालने के लिए लेस देन सोल इन्फ्यूजन लाव 3 ग्रेटर देन की आवश्यकता थी। इसलिए तीसरे स्तर पर बदलाव हो सकता है।
अब सवाल ये था कि क्या उसे थोड़ा खर्च करना चाहिए। वह या तो 87 छोटी आत्माओं में से कुछ का उपयोग करके लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन का स्तर बढ़ा सकता था, या फिर वह अपने फ्री एसपी का उपयोग कौशल पर कर सकता था। सेठ के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। लगभग एक हफ्ते में उन्हें जेड के को छोड़कर ओरिए को जाना था और हवाई जहाज को ओरा ले जाना था। दूसरी तरफ लेस देन सोल स्मिथी ग्रेटर देन ने अगला लेवल अनलॉक कर लिया था और उसे लेवल बढ़ाने के लिए एसपी की जरूरत थी। समय या लेस देन सोल स्मिथी ग्रेटर देन। पीछे मुड़कर देखें तो लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन को 0.2 तक ले जाने में बहुत समय नहीं लगा था। सेठ ने फैसला किया कि एसपी अभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके पास समय बचाने के लिए क्या बनाना है, इसका एक आशाजनक विचार भी था। जड़ों की ओर वापस आकर सेठ ने छोटे फेंकने वाले चाकू बनाए। हाँ, वही जो उसने यात्रा की शुरुआत में बनाया था, और उसने उनमें से प्रत्येक में एक छोटी आत्मा भर दी। लेस देन उच्च गुणवत्ता वाला फेंकने वाला चाकू। असामान्य क्षति 25-50। स्थायित्व 150। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाए गए फेंकने वाले चाकू। विशेष उपचार के कारण उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। लक्ष्य बेहतर तरीके से चकमा देते हैं, यहां तक कि कुंदन भी चोट पहुंचाएगा। रक्तस्राव होने की 50% संभावना। ग्रेटर देन 25 चाकू फेंकने के बाद लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन का स्तर ऊपर हो गया, और वह सही था। 0.3 के लिए लाभ ये था। लेस देन 0.3 समान श्रेणी या आकार की आत्माओं का उपभोग करके आत्माओं को मजबूत या उन्नत करे। ग्रेटर देन उसने कई चीजें आजमाई और पाया कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था। वह 2 लेस देन सोल छोटा ग्रेटर देन को जोड़ सकता था या किसी दूसरे सोल को पहले से तैयार हथियार में जोड़ सकता था। और तलवार में 4 अन्य छोटी आत्माओं को सम्मिलित करने के बाद भी जादू स्थायी रूप से सक्रिय रहा। लेस देन जादुई सुपीरियर लंग स्वॉर्ड। असामान्य क्षति 220। स्थायित्व 1100। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक अच्छा हथियार। कारीगरी में छोटी मोटी कमियों के बावजूद यह हथियार विशेष जादू के कारण काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। ग्रेटर देन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। क्या आपका मुंह भी पूरा नहीं खुला? तो जल्दी से देखें ये ट्रिक। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 67-67। पुनरीक्षण। सर्वनाश का लोहार 67 पुनः देखें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने थोड़ा और प्रयोग किया और अनुमान लगाया कि उसे एक को लेस देन आत्मा मध्यम ग्रेटर देन में बदलने के लिए 10 से 20 छोटी आत्माओं की आवश्यकता होगी, जो नहीं बदला वह रेटिंग थी। यहाँ तक कि इन मध्यम आत्माओं को भी सामान्य के रूप में रेट किया गया था। इसका मतलब यह था कि वह शायद सामान्य आत्माओं से असामान्य आत्माएं नहीं बना सकता था। वह पूरे दिन इसके बारे में सोचता रहा और कहीं नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसने बस इधर-उधर जांच की और जल्द ही एक स्पष्ट उत्तर पा लिया। उसे याद आया कि उसके धनुष में प्रतिशुद्धि आत्मा छोटी थी, इसलिए उसने बस धनुष में आत्माओं को डालना शुरू कर दिया। वह धनुष में ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन केवल 13 आत्माओं के बाद ही विवरण बदल गया। लेस देन प्रतिशोधी शिकारी धनुष। अद्वितीय क्षति 180। स्थायित्व 1000। 1 इस धनुष से छोड़े गए तीर दुर्भावना दर्शाते हैं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए अपनी दिशा को सही कर लेते हैं। 2 घाव अधिक पीड़ादायक होगा, घाव ठीक होने की संभावना अधिक होगी तथा संक्रमित होने की संभावना अधिक होगी। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक भयावह हथियार। अपने उपकारकर्ताओं के शत्रुओं को चोट पहुंचाने की दुर्भावनापूर्ण इच्छा से बना एक धनुष। उपयोग की स्थिति सेठ स्मिथ ग्रेटर देन 13 संख्या के बारे में इसे एक मध्यम आकार की आत्मा बनाने की आवश्यकता होगी। प्रक्षेप पथ के सुधार में थोड़ा गायब था और नुकसान ने छलांग लगा दी थी। यह तब था जब सेठ को एहसास हुआ कि उसे वास्तव में अधिक और बड़े शिकार का शिकार करने की जरूरत है। अगर वह अपने उपकरणों को अपग्रेड करना चाहता था तो उसे पर्याप्त आत्माएं प्राप्त करने में युगों लग जाएंगे। अगर उसे एक बड़ी आत्मा बनाने के लिए उतनी ही मध्यम आत्माओं की जरूरत होती तो उसे 100 और छोटी आत्माओं की जरूरत होती, और यह सिर्फ उसका धनुष था। और इसका मतलब यह भी था कि अगर वह रेटिंग बढ़ाना चाहता था तो उसे अन्य असामान्य आत्माओं की आवश्यकता थी। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि भविष्य में उसे कितनी आत्माओं की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका मतलब अनंत क्षमता भी था। वह न केवल जादू के तरीकों को मिला सकता था, वह आत्माओं के प्रभाव को भी जोड़ सकता था, और यह उन चीजों के बारे में भी नहीं था जो वह लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन के साथ करने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह थोड़ी देर तक भविष्य के सपने देखता रहा और फिर काम पर लग गया। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। सिर्फ एक हफ्ते में 50 भाले और 30 साधारण कवच सेट बनाना बहुत मुश्किल काम था। अच्छी बात यह रही कि उसे भालों के शाफ्ट खुद नहीं बनाने पड़े। उसने स्थानीय बढ़ई से 60 भाले मनवाए थे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो 10 अतिरिक्त रख लिए। उसने पहले कभी भाले नहीं बनाए थे, इसलिए वह सावधान था। उसने लॉर्ड से भालों और स्पाइक के बारे में बात की थी जो उसने बाजार में देखा था। लॉर्ड ने समझाया था कि इन भालों में वास्तव में 2 नोक हैं। एक पत्ती के आकार का भाला नोक था और इसे संतुलित करने के लिए एक स्पाइक था। सेठ को यह विचार पसंद आया और उसने ठीक वैसा ही किया। उसने पहले दिन 50 स्पाइक बनाए और अगले 2 दिनों में 50 भाले की नोकें बनाई। भाले की नोकों के सॉकेट सेठ की अपेक्षा से अधिक सख्त थे और उसे कुछ समय लगा। उसने चौथे दिन 50 भाले पूरे किए और लोहार में 0.9 पर पहुंच गया। कोकून वास्तव में इस पूरे समय सोता रहा था, सिवाय इसके कि उसे दिन में 1 घंटे के लिए धूप में रखा जाता था। सेठ को वास्तव में पता नहीं था कि छोटे एविसन ने भी उसे लोहारखाने में गहनता से काम करते हुए देखने में कुछ समय बिताया था। वह बहुत प्रभावित हुआ जब उसने देखा कि उसके हथौड़े की मार से धातु का आकार बदल रहा है जैसे कि वह मिट्टी हो। यह लगभग जादुई दृश्य था। अनजाने में ही अंतरंगता 60% और वफादारी 40% तक बढ़ गई थी। उसे उससे लगाव हो गया था। अब सेठ थोड़ा उदास लग रहा था। उसने गलत अनुमान लगाया था कि उसे कितना समय चाहिए। तहखाने में उसकी अनियोजित यात्रा और कालकोठरी में बिताए दिन भी वास्तव में मददगार नहीं थे। अचानक उसके मन में एक उत्साहवर्धक भावना आई और उसके सामने हवा से एक सुनहरी गेंद गिर गई। छोटे एविसन ने वास्तव में उसे खुश करने की कोशिश की। सेठ मुस्कुराया। पहले तो ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे भी फ्लफ बॉल पसंद आ गई। हाँ, तो क्या हुआ अगर उसने समय पर कवच पूरा नहीं किया? उसने वास्तव में कोई समय सीमा तय नहीं की थी कि सामान कब पूरा होना चाहिए। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। वह बाद में कवच सेट पूरा कर सकता था और उन्हें चर्च के जरिए यहाँ भेज सकता था। कम से कम उसका तो यही विचार था। उसे इस बारे में स्वामी से बात करनी होगी, लेकिन स्वामी अब तक बहुत ही सहयोगी रहे थे। भगवान के चेहरे पर सचमुच एक बड़ी मुस्कान थी जब उन्होंने सुना कि सेठ ने इतने कम समय में हथियार तैयार कर लिए हैं, और उनका चेहरा और भी खिल उठा जब सेठ ने उनसे कहा कि उन्हें जल्दी ही जाना है, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे कवच सेट बनाकर बाद में भेज देंगे। यह एक अच्छा विचार लगता है। चिंता मत करो, हमारे रक्षकों के कवच अभी भी कुछ समय तक टिके रहेंगे। हथियार ही महत्वपूर्ण थे। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, कृपया स्पष्ट विवेक के साथ यात्रा करें, भगवान ने आश्वासन दिया। अंत में ये लोहार चला गया। सेठ के महल में रहने के बाद से ही खाने का खर्च आसमान छू रहा था। यह स्वर्ग से भेजी गई खबर थी कि सेठ चले जाएंगे और कवच सेट कहीं और बनाएंगे और उनकी पेंट्री खाली करना बंद कर देंगे। भगवान के साथ मामला सुलझाने के बाद सेठ को बहुत आराम महसूस हुआ। पिछले हफ्ते फिल्म बहुत उब गई थी, लेकिन फिर भी वह अपने लोगों और कर्तव्यों से निपटने के बजाय यही करना पसंद करती थी। जब सेठ ने उसे महल के बगीचों में पाया तो वह खुशी-खुशी उसके चारों ओर उड़ी। यह उस समय से बहुत पहले था जब सेठ आमतौर पर काम करना बंद कर देता था। सेठ ने उसे बताया कि उसने क्या निर्णय लिया था और प्रभु से इस बारे में बात की थी, और फिन खुश था कि वह अपनी समय सीमा नहीं भूला था। सेठ के निर्णय का मतलब था कि वे जल्द ही रवाना हो सकेंगे। फिन ने पहले ही अपनी यात्रा की तैयारियां कर ली थी। हालांकि अभी भी एक काम है जो हमें करना है, सेठ ने अशुभ भाव से कहा।
क्या? फिन ने दिलचस्पी से पूछा। उसे उम्मीद थी कि यह कुछ मजेदार होगा और सेठ खुद को फिर से शस्त्रागार में बंद करके कोई आइटम नहीं बना रहा होगा। मेरा बाकी भुगतान ले लो, जरूर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परी की मुस्कान बहुत चमकदार थी। कुछ मजेदार। गिल्ड ने अभी भी महल के नीचे की कालकोठरी के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया था और किसी भी साहसी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। क्या तहखाने की कालकोठरी में प्रवेश करना अवैध था? हो सकता है, लेकिन सेठ के पास अभी भी चाबियां थी, तो तकनीकी रूप से उसे कौन रोक सकता था? एक परी और एक लोहार बस नौकरों के क्वार्टर से गुजरे जैसे कि वे उस जगह के मालिक हो। ये जगह बहुत ज्यादा जीवंत थी, बिना किसी दुष्ट प्राणी के जो लोगों को कालकोठरी में खिला रहा था। पार्टी बेसमेंट के दरवाजे के सामने पहुंची। वहां कोई गार्ड या कुछ भी नहीं था। सेठ ने बस दरवाजा खोला जैसे कि वह उसका घर हो और वे बेसमेंट में प्रवेश कर गए। पहली बार जब वह अंदर गया था तब से वास्तव में कुछ भी नहीं बदला था। इसका मतलब यह था कि तब से दरवाजे वास्तव में फिर से बन गए थे। शायद जाल भी। सेठ खुशी-खुशी कालकोठरी से सामग्री का एक और दान स्वीकार करेगा। पंखों की रोशनी आसानी से लंबे गलियारे को रोशन कर रही थी जिसके सामने कई दरवाजे थे। तो ये तुम्हारा पहला कालकोठरी था? फिन ने दिलचस्पी से चारों ओर देखा। चूंकि कालकोठरी हर जगह विकसित हो सकती है, इसलिए उनमें से अधिकांश काफी अनोखी थी। सेठ ने उसे बताया था कि पहले क्या हुआ था। उन्होंने जिन पहले कुछ कमरों की जांच की, वे वही थे जो सेठ को पहली बार मिले थे। सड़ा हुआ खाना, पुराना फर्नीचर, टूटे हुए हथियार वाले कमरे खाली थे। ये शायद मूल तहखाने के कमरे थे। जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते गए, सेठ के पहले अनुभव और अब के अनुभव में एक स्पष्ट अंतर था। रास्ता बहुत छोटा था, कोई अंतहीन गलियारा नहीं था जिसके दरवाजे किसी बिंदु पर मिट्टी की सुरंग में बदल जाते थे। बहुत कम दरवाजे थे, कमरे खाली थे और कोई जाल भी नहीं था। ये सब कालकोठरी का ही किया धरा था। चूंकि यह अब निष्क्रिय था, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं हुई और जल्द ही वे बॉस रूम में पहुंच गए। निचली छत से लटकती जड़ों वाली चौड़ी मिट्टी की गुफा अभी भी वैसी ही थी। बीच में एक छोटा सा पीला चमकता हुआ मोती था। कालकोठरी का केंद्र। लाशें गायब हो गई थी, कालकोठरी का मालिक गायब हो गया था। वहां कोई पुराने हथियार भी नहीं थे। कालकोठरी के केंद्र को छोड़कर यह पूरी तरह से खाली था। अब क्या? हमें न तो हथियार मिले और न ही पैसा जो रुस्लान ने यहाँ छिपाया होगा। सेठ ने अपने विचार व्यक्त किए। हाँ, चिंता मत करो, इसे फिन पर छोड़ दो। छोटी परी कालकोठरी के केंद्र की ओर उड़ी और उस पर वार किया। फिर उसने अपना एक हाथ उसके चारों ओर रखा और अपनी उंगली से उसे दबाया। सुनो तुम छोटे से बदमाश, हमने इस कालकोठरी को साफ कर दिया है। तुम हमारे कर्जदार हो। बेहतर होगा कि तुम कालकोठरी का इनाम पाओ जिसके हम हकदार हैं। तुम नहीं जानना चाहते कि अगर तुम नहीं जानोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुमने मेरी बात सुनी है ना? क्या वह कालकोठरी कोर को लूट रही थी? क्या ये भी? अंतिम चेतावनी। तेज रोशनी के साथ कालकोठरी के चारों ओर कई लकड़ी के बक्से और एक छोटी सी संदूक दिखाई दी। अब हम यहाँ आ गए। क्या ये कठिन नहीं था, है ना? छोटे से संदूक में 8 बक्से थे जो पुराने लेकिन सही सलामत हथियारों से भरे हुए थे। 3 बक्से कवच के थे और 45 सोने के सिक्के थे। दोनों ने अपनी बहुमूल्य लूट को छुपाया और टूटे हुए तहखाने को पीछे छोड़कर भाग गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 68 एक अच्छा पाठ। सर्वनाश का लोहार 68 एक अच्छा पठन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह सेठ, तुम वहां हो। एक घमंडी आवाज में मित्रता का भाव था जब वे महल में वापस लौटे। ये शैतानी दिखने वाला लेकिन इतना दुष्ट नहीं जादूगर मैगिटो था। तुमने जो मांगा था वह मेरे पास है। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो वह मेरे पास पहले से ही था, लेकिन तुम अपने छोटे से भ्रमण पर थे। मेरा मतलब है कालकोठरी में गोता लगाने के लिए। कुछ हफ्ते पहले सेठ ने ओरिएकोट और जीके के बीच यात्रा करने वाले जादूगर से कहा था कि वह उसे इकराम द्वारा बताए गए कौशल के लिए एक कौशल पुस्तक खरीदने की कोशिश करे। इससे वह आखिरकार लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सकेगा। यह भविष्य के लिए एक निवेश भी था। अगर सेठ को पाथवर्क के जरिए आने वाले लोगों और ग्राहकों से बातचीत करनी थी तो उसे विदेशी लिखित शब्दों को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए था। यहाँ तक कि उर्फ के भीतर भी अलग अलग भाषाएं और वर्णमालाएं इस्तेमाल में थी। एक आधुनिक दुनिया में कोई एकीकृत वर्णमाला नहीं थी तो ज्यादा मध्ययुगीन या बर्बर दुनिया की संस्कृतियां कैसी दिखेंगी। उसके हाथ में एक हल्की पीली चमक वाला स्क्रॉल दिखाई दिया। सेठ का चेहरा चमक उठा जबकि फिन ने उसके खुशनुमा चेहरे को सवालिया निगाहों से देखा। वे उसके कमरे में दाखिल हुए और एक मेज के चारों ओर बैठ गए। क्या ये? सेठ ने जादूगर द्वारा मेज पर रखी गई पुस्तक को छीनना चाहा, लेकिन मेगिटो ने सेठ के गंदे हाथों से पुस्तक खींच ली और अपने खाली हाथ से इशारा किया। हाँ, ये लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन सीखने के लिए कौशल पुस्तक है। आपको मुझ पर 47 स्वर्ण पदक बकाया है। सेठ ने आह भरी। जादूगर दिखने में जितना मिलनसार था उससे कहीं ज्यादा मिलनसार था, लेकिन फिर भी उसे अपनी प्राथमिकताएं पता थी। उसने सोने के सिक्कों की गिनती की और उन्हें एक एक करके टेबल पर रख दिया। उसके काम पूरा होने के बाद ही दूसरे ने स्क्रॉल सौंपा। लेस देन डिंग। क्या आप लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन सीखना चाहेंगे? हाँ, नहीं ग्रेटर देन। बेशक, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसके लिए कई सप्ताह प्रतीक्षा की थी। अब उनके पास जानकारी के लिए पुस्तकालय में खोजबीन करने के लिए केवल कुछ दिन बचे थे। अपने निर्णय की पुष्टि करने के बाद उन्हें हल्का सिरदर्द महसूस हुआ और कौशल उनकी कौशल विंडो में दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन निष्क्रिय कौशल सार्वभौमिक अनुवाद। वर्तमान में सिस्टम द्वारा पंजीकृत सभी सामान्यतः बोली जाने वाली और लिखित भाषाओं का स्वचालित रूप से अनुवाद करता है। ग्रेटर देन। सेठ इस स्पष्टीकरण को पढ़कर थोड़ा परेशान हो गया। क्या सिस्टम पहले से ही बोले गए शब्दों का अनुवाद नहीं कर रहा था? जब सेठ ने फिन से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि यह केवल विदेशी आगंतुकों के लिए ही होता है। मूल निवासियों ने अपनी भाषा की बाधाओं को बनाए रखा। केवल पथवर्क के माध्यम से यात्रा करके आप जिस दुनिया में यात्रा करते हैं उसके लिए अनुवाद सॉफ्टवेयर स्थापित किया जाता है। सेठ के स्तर पर कि यह वाकई बेतरतीब लग रहा था, फिन ने केवल सिर हिलाया और बताया कि यह सही था। यह उन संस्थाओं के लिए भी काम नहीं करता था जो सिस्टम द्वारा खिलाड़ियों के रूप में पंजीकृत नहीं है। सेठ को अब इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अब उसके पास समाधान था। समस्या की बारीकियों की परवाह किसे थी? उसने दुष्ट जादूगर को उसकी दयालु सहायता के लिए धन्यवाद दिया और मेगिटो उनके कमरे से बाहर चला गया। फिन और सेठ ने परसों एक व्यापारी जहाज से प्रस्थान करने का फैसला किया जो नदी के किनारे यात्रा करेगा। पहरेदारों के रूप में नहीं बल्कि यात्रियों के रूप में। जहाज पर ओरिएकोट से अपनी खुद की साहसी टीम थी जो यात्रा की रखवाली कर रही थी। जहाज खाली होने के बावजूद 2 स्वर्ण के मूल्य के साथ टिकट सस्ते नहीं थे। जहाज मूल रूप से जीके को महत्वपूर्ण आपूर्ति ले जाता था। उच्च स्तरीय साहसी लोगों की टीम को सुरक्षा के लिए काम पर रखा गया था, इसलिए यह महंगा था। वापसी के रास्ते में उनका काम सस्ता नहीं हुआ। जीके के पास ओरिएकोट में व्यापार करने लायक कोई माल नहीं था, इसलिए व्यापारियों ने लागत को कवर करने के लिए यात्रियों को लाया। हालांकि यह महंगा था, लेकिन इसका मतलब था कि वे इस यात्रा में आराम कर सकते थे। रास्ते में आने वाली परेशानियों का ख्याल दूसरे लोग रख लेते थे। सेठ ने प्रस्थान के दिन तक का समय पुस्तकालय में बिताया। उसे निराशा हुई कि इकराम ने जिस पुस्तक के बारे में उसे बताया था उसमें उसे वह जानकारी नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन इससे उसे कक्षाओं की संरचना के बारे में कुछ जानकारी मिली। प्रणाली ने उन्हें शुरुआत में जो कुछ उनके लिए महत्वपूर्ण था उसका एक मोटा-मोटा अवलोकन दिया था, इससे अधिक कुछ नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुस्तक में सामान्य से लेकर महाकाव्य तक सभी वर्गों को सूचीबद्ध किया गया है। रेटिंग जितनी अधिक होगी वर्ग उतने ही अधिक कौशल प्रदान करेगा और आवश्यकता होगी। पुस्तक को कुछ समय तक सरसरी तौर पर देखने के बाद उन्होंने एक दिलचस्प बात देखी कि कई असामान्य या दुर्लभ वर्ग सामान्य वर्गों की विशेषज्ञता थे। कई वर्गों की कुछ जरूरतें थी जिनमें अन्य वर्गों और उनके कौशल का उल्लेख था। एक योद्धा विशेषज्ञ बन सकता है और एक असामान्य तलवारबाज बन सकता है, और अगर उसके पास जादू की प्रतिभा है तो वह एक दुर्लभ जादुई तलवारबाज बन सकता है।
सही परिस्थितियों में एक तलवारबाज या योद्धा नाइट भी बन सकता है और पेलाडिन तक रैंक प्राप्त कर सकता है। इन नियमित कक्षाओं की संरचना बहुत कठोर नहीं लगती थी, जिससे सामान्य वर्ग के लोगों को भी महानता प्राप्त करने के कई अवसर मिलते थे। किताब को कुछ समय तक पढ़ने के बाद सेठ को कुछ अनुमान हुए। क्लास की रेटिंग जितनी अधिक होगी, उसे पाने के लिए उतनी ही विशेष आवश्यकताएं होंगी। वह यह इसलिए जानता था क्योंकि किताब में इसे सूचीबद्ध कुछ महाकाव्य कक्षाओं के परिचय के रूप में उल्लेख किया गया था। अधिकांश महाकाव्य वर्गों की आवश्यकताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि लोगों की परिस्थितियां बहुत भिन्न थीं। पौराणिक या मिथकीय वर्गों के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं था। वे अस्तित्व में थे, लेकिन कोई जानकारी प्रकट नहीं की गई थी। सेठ के लिए सबसे दिलचस्प बात थी अद्वितीय वर्गों की व्याख्या, जाहिर है वे विशेष थे। सामान्य तौर पर वे कौशल का एक सम्मिलन थे जो किसी व्यक्ति ने अपने वर्ग से अलग इकट्ठा किया और उन्हें अपने वर्ग में शामिल किया, इस तरह से कि सिस्टम ने इसे अपना वर्ग मान लिया। लेकिन इसका यह भी मतलब था कि अद्वितीय वर्गों के अत्यधिक मजबूत होने की गारंटी नहीं थी। महाकाव्य या उच्च श्रेणी के वर्गों की तरह नहीं। एक अद्वितीय वर्ग के प्रवर्तक होने के लिए किसी को सदी का प्रतिभाशाली या पागल होना चाहिए। सेठ को उस बेस पर परी की याद आई जो उसने अपने कमरे में छोड़ दी थी। जीनियस, सदी का पागल, हाँ। उन्होंने ये भी पाया कि अधिकांश वर्ग एक ही संरचना पर काम करते हैं। सभी वर्गों में प्राथमिक कौशल थे जिनमें अधिक रैंक और अधिक विकास क्षमता थी। एक वर्ग का प्राथमिक कौशल दूसरे वर्ग का द्वितीय कौशल भी हो सकता है। इससे ये पहली पैदा हुई कि अलग अलग वर्ग वाले लेकिन एक ही रैंक पर एक ही कौशल वाले दो लोगों का प्रदर्शन बहुत अलग हो सकता है। अगर सेठ ने इसकी तुलना खुद से की तो इसका मतलब था कि लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन एक माध्यमिक कौशल था, इसलिए इसमें प्रशिक्षु रैंक की कमी थी। इसलिए अगर वह किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट से मिले जिसके पास यह एक प्राथमिक कौशल के रूप में था, तो सेठ कमजोर होगा, भले ही कौशल की रैंक समान हो। यही बात किसी भी लड़ाकू वर्ग के लिए एक विशिष्ट महारत कौशल के साथ लागू होती है। ये लगभग सिस्टम द्वारा बिछाया गया एक जाल था जिससे लोग अपने कौशल के प्रति अति आत्मविश्वासी महसूस करने लगे। प्राथमिक कौशल के आधार पर वर्गों में आश्रित कौशल थे। अपने स्वयं के कौशल को देखते हुए ये लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन या लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन जैसे कौशल थे। उनकी रैंक लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन के साथ बढ़ी, लेकिन उनका स्तर स्वतंत्र है। अंततः उन्होंने पुस्तक नीचे रख दी। अपनी योग्यताओं और पुस्तक में दिए गए सही वर्णन के आधार पर वे केवल इतना ही अनुमान लगा सके थे। उसने अलमारियों पर रखी किताबों की पंक्तियों को देखा। उसके पास अभी भी समय था थोड़ा और पढ़ने में कोई बुराई नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 69 नदी यात्रा। सर्वनाश का लोहार 69 नदी यात्रा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने अपने प्रस्थान तक महाद्वीप के बारे में जानकारी एकत्रित करने में समय बिताया। स्टार्टा के पादरी साइमन से बात करने के बाद उसे इस जगह के चरित्र के बारे में मोटे तौर पर पता चल गया था। हालांकि चर्च ने उसे पहले से बहुत अधिक जानकारी नहीं दी। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ने और सरसरी तौर पर देखने के बाद उसे उस जगह के बारे में बेहतर जानकारी मिली जहां वह गया था। किताबों ने उसे अपने लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन को नामों से भरने में मदद की। दुनिया को नामिया कहा जाता था और जैसा कि सेर्नोबोलिक इविसन ने उसे बताया था, लगभग 500 साल पहले देवताओं के बीच युद्ध के कारण ये लगभग नष्ट हो गई थी। तभी सिस्टम ने हस्तक्षेप किया और क्रोना साम्राज्य दुनिया में प्रवेश कर गया। वह जिस छोटे महाद्वीप पर था वह 3 में से एक था और उसे उस साम्राज्य के नाम पर क्रोना कहा जाता था। अन्य 2 महाद्वीप स्थानीय गुटों और पाथवर्क के लोगों के बीच विभाजित थे। क्रोना ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न एक विशाल भूभाग था जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ था, जिसने महाद्वीप को प्रभावी रूप से विभाजित कर दिया था। बोने और मनुष्य महाद्वीप को साझा करते थे, जबकि बोने पहाड़ों के साथ और अपने भूमिगत शहरों में रहना पसंद करते थे। होरा पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित 3 बड़े बोने शहरों में से एक था। महाद्वीप के दक्षिण में रेगिस्तान ही उनकी वर्तमान स्थिति थी। सेठ और फिन जिस स्थान पर उतरे थे और ओरा के बीच की दूरी लगभग नगण्य थी। अगर बीच में मौजूद विशाल पर्वत श्रृंखला को नजरअंदाज कर दिया जाए, ओरे कोट में वे जिस एयरशिप से उतरेंगे उसे तटों के साथ उड़कर पहाड़ों को पार करना होगा। पूर्व में क्वेंडेल नामक एक बड़ा द्वीप भी था जो कल्पित बोनों का क्षेत्र था। सेठ ने मूल रूप से ओरा में अपना काम पूरा करने के बाद वहां जाने की योजना बनाई थी। जाहिर है, अगर आप एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आप सुंदर कल्पित बोनों को भी देखना चाहेंगे, है ना? और उनके पास विशेष सामग्री या जादू हो सकता है जिसे सेठ हासिल कर सकता है। अब जबकि उनकी यात्रा वापस पटरी पर आने के करीब थी, सेठ आखिरकार अपनी मूल योजनाओं के बारे में फिर से सोच सकता था। सबसे पहले वे ओरा पहुंचेंगे और एक बार जब वह शहर को पूरी तरह से चूस लेगा और जितना हो सके उतना पीस लेगा, तो वह जाकर कल्पित बोनों से मिल सकता है और फिर घर लौट सकता है। सिस्टम में नामिया के प्रवेश की कहानियों को पढ़ने के बाद उसे यकीन था कि जीवित बचे लोगों और पूरे शहरों के समूह होने चाहिए जो स्थिति से निपटने में कामयाब रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रोना साम्राज्य के क्षेत्र जितने जादुई थे, एक अमीर हथियार व्यापारी होने, एक आरामदायक आधुनिक घर में आराम करने और वीडियो गेम खेलने से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे अच्छी स्थिति में वह फिन को अपने साथ रहने और सहकारी खेल खेलने के लिए भी राजी कर सकता है। छोटे इविसन ने उसे मानसिक रूप से झकझोरा। उसे अपने भविष्य के सपनों से बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई? पिछले कुछ दिनों में छोटे लड़के और सेठ के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे धूप वाली लाइब्रेरी में बैठे रहे और सेठ ने उसे महाद्वीप और अपनी दुनिया के बारे में और बताया। इसे अपनी नस्लीय यादें विरासत में मिली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह और अधिक जानने के लिए उत्सुक नहीं था। जब सेठ ने इसे लाखों नागरिकों वाले मेगा शहरों, तेज रफ्तार से घूमने वाले उपकरणों और इतनी ऊंची इमारतों के बारे में बताया जो बादलों को छूती हैं, तो इसने बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनी। वफादारी 50% तक बढ़ गई थी और उनकी अंतरंगता 70% तक पहुंच गई थी। वे अच्छे दोस्त बन गए थे। फिन को उनके साथ बिताए समय से थोड़ी जलन होती थी, लेकिन उसे लाइब्रेरी बहुत उबाऊ जगह लगती थी। सभी रीडिंग से एक और लाभ यह हुआ कि उसका इंट आखिरकार 20 तक बढ़ गया। उसके पास ऐसे बहुत से कौशल नहीं थे जिनके लिए वास्तव में मन की आवश्यकता होती, लेकिन अधिक होने से कोई नुकसान नहीं था। बुद्धिमत्ता विशेषता की वृद्धि से उसे जो एकमात्र अंतर महसूस हुआ वह ये था कि वह सिस्टम से पहले की तुलना में अधिक जानकारी को तेजी से याद कर सकता था। सेठ, हमें जाना है। फिन लाइब्रेरी में भाग गया। उनकी सारी चीजें पैक करके उनकी सूची में रख दी गई थी। उन्हें बस लॉर्ड और इकराम को अलविदा कहना था। वे गिल्ड में भी रुके जहां उनकी मुलाकात न केवल इसो से हुई बल्कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि यूरिट से भी। उन्होंने ओलिविया, मैरी, छिपकली वाले आदमी और बोने को अलविदा कहा और बंदरगाह की ओर चले गए। सक्रिय बंदरगाह पुराने जिले के विपरीत वाणिज्यिक जिले के करीब था। यहाँ शहर की दीवार बेहतर स्थिति में थी और पोर्टिकुलिस बरकरार थे। ये वह स्थान था जहां से नदी शहर से बाहर निकलती थी। उनकी सवारी घाट की दीवार से बंधा एकमात्र बड़ा जहाज था। इसके किनारों पर स्टील की प्लेट लगी हुई थी जो लकड़ी को दलदली भूमि के छोटे राक्षस से बचाती थी। जहाज चौड़ा था और उसमें बहुत कम हवा का बहाव था, इसलिए यह उथले पानी में यात्रा कर सकता था। उनका स्वागत खुशी से मुस्कुराते हुए व्यापारी ने किया। वह एक बड़ा आदमी था जिसकी घनी काली मूंछें थी और उसने दलदली भूमि की गर्म और नम जलवायु में ठंडा रहने के लिए पतले बहने वाले कपड़े से बने हल्के रंगों के वस्त्र पहने थे। गर्मजोशी से स्वागत के बाद वह पार्टी को नाव पर ले गया और उन्हें उनका केबिन दिखाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देख पर वे जहाज की सुरक्षा के लिए काम करने वाले साहसी दल से मिले जिन्होंने खुद को बी रैंक पार्टी स्टार ऑफ द डे के रूप में पेश किया। वे 4 बी रैंक से बने थे और उनके नेता एक रैंक साहसी थे। इसका मतलब था कि उन सभी का स्तर फिन से अधिक था और उनके नेता ने उसे लगभग 20 स्तरों से हराया था। सेठ और फिन को यह जानकर बहुत राहत मिली और यदि उनके सामने सचमुच कोई ऐसी समस्या आ गई जिससे वे निपट नहीं सकते थे तो भी वे संभवतः बर्बाद ही थे। जल्द ही जहाज चल पड़ा। सिन और सेठ देख पर रुके और देखते रहे कि वे शहर के नदी द्वारों से कैसे गुजरे और आखिरकार जीके को पीछे छोड़ दिया। नदी के नीचे दलदली भूमि में ये दलदली भूमियां उतनी ही खतरनाक थी जितनी कि यहाँ आने वाले दलदली भूमियों से भी ज्यादा खतरनाक। जब शहर पीछे छूट गया तो बी रैंक पार्टी के 2 जादूगरों ने कार्रवाई की और नाव पर संज्ञानात्मक अवरोध मंत्र डाला।
जब वे धीरे धीरे उनके पास से गुजरे तो केवल कुछ जानवरों ने ही प्रतिक्रिया की। हमले के डर के बिना नदी के किनारे यात्रा करने में सक्षम होना अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। यह एक सफारी टूर की तरह लग रहा था। भयानक विशाल का हिप्पो मैग्ना बजी, जो उन्हें जिके पहुंचने से पहले मिले थे, कुछ दूरी पर झुंड में तैर रहे थे। उन्होंने छोटे मगरमच्छों के बड़े संस्करण भी देखे, और वह जीव जिसने मैग्ना बजी को खा लिया था। आसपास के दलदलों से बाहर निकली सूखी पहाड़ी पर धूप में लेटा एक विशालकाय सरीसृप था। टाइटेनोबोआ मैट्रियार्क जितना बड़ा नहीं, लेकिन आसानी से किशोर को ढक रहा था। उसे तुरंत एक विशालकाय मॉनिटर छिपकली याद आई जिसे ड्रैगन्स के नाम से जाना जाता है। वह दलदली ड्रेक है, पीछे से किसी ने कहा। बी रैंक पार्टी का नेता उनके पास आया था। वह 30 के दशक के आसपास का एक आदमी था। उसके छोटे सुनहरे बाल थे और उसने चमड़े का टाइट फिटिंग कवच पहना हुआ था। उसने उन्हें इस क्षेत्र के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक को घूरते हुए देखा था और वह उन्हें पहले ही बता देना चाहता था। अगर उनमें से किसी ने इस जानवर पर लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन जैसा कौशल इस्तेमाल किया होता तो वह आसानी से उन सभी को मार देता। दलदल ड्रेक, क्या ये ड्रैगन जाति है? नेता उनके बगल में लगी रेलिंग के सहारे झुक गया और दूर से विशालकाय छिपकली की ओर देखने लगा। नहीं, वे पूरी तरह से अलग प्रजाति हैं। इन आर्द्र भूमियों में वे अधिकांश निम्न स्तरीय ड्रैगन को भी हरा सकते हैं, लेकिन वे दिखने में ग्राउंड ड्रैगन जैसे लगते हैं, इसीलिए उनका नाम ऐसा रखा गया है। वहां वाला अभी भी छोटा है। जब वे वयस्क हो जाते हैं तो वे आसानी से मैग्ना बुजी का शिकार कर सकते हैं, और वे कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ न करें। उसने उन्हें चेतावनी दी और अपने दल के सदस्यों के पास लौट आया। लोहार और परिदृश्य देखने के लिए वापस लौट आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 70 हो रिकॉर्ड। सर्वनाश का लोहार 70 हो रिकॉर्ड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने बी रैंक पार्टी पर भरोसा करके अच्छा किया। इन लोगों को पता था कि उन्हें क्या करना है और यात्रा बिना किसी बाधा के शुरू हुई। टिकट के पैसे अच्छी तरह से खर्च किए गए थे। इस यात्रा के दौरान फिन और सेठ को ज्यादातर अपने केबिन या डेक पर आराम करते हुए पाया जा सकता था। छोटे आईवीसर को डेक पर धूप सेंकने में खास तौर पर मजा आता था। गलत मत समझिए, सेठ ने भी कुछ उत्पादक काम किया। सेठ ने उन हथियारों के बक्सों की सामग्री की जांच की जो उन्हें कालकोठरी से मिले थे। उसने जिके में अपने प्रवास के अंतिम दिन पुस्तकालय में बिताए थे और इसे पीसने से छुट्टी के रूप में इस्तेमाल किया था। अब वह उग गया था और उसके पास समय था। कालकोठरी में उसने उन्हें सरसरी तौर पर देखा था, लेकिन उन्हें करीब से नहीं देखा था। हथियार तो बरकरार थे, लेकिन बहुत जंग लगे हुए और खराब तरीके से रखे गए थे। कवच के लिए भी यही बात थी। जब उसने अपने केबिन में हथियारों को पिघलाना शुरू किया तो उसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य मिला। यह सर्पखोपेश था जिसे उसने कालकोठरी में बनाया था। उसने आग में जलने से पहले उसे छोड़ दिया था। कालकोठरी ने उसे इकट्ठा किया होगा। दूसरी चीज जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह थी असली कालकोठरी का खजाना। सेठ अभी तक किसी भी नियमित कालकोठरी में नहीं गया था। उसका पहला कालकोठरी अभी बढ़ना शुरू हुआ था और उसका दूसरा कालकोठरी जानबूझकर कमजोर रखा गया था। नियमित कालकोठरी उसके द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की तरह ही थी। उन्हें राक्षसों, जालों और खजाने की पेटियों से भरा होना चाहिए था। उन पेटियों में औषधि से लेकर उपकरण या यहां तक कि जादुई वस्तुएं भी हो सकती थी। सेठ को एक बक्से में एक हार मिला। लेस देन नाइट ट्रॉलर का पेंडेंट। स्थायित्व 20/20। 1 प्रति मिनट एचपी रीजन जोड़ 5। 2 रात्रि दृष्टि। ये तो बस एक खरोंच है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको अपना रास्ता खोजने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आपके पास दृढ़ जीवन शक्ति है। ग्रेटर देन। ये कुछ ऐसा नहीं था जिससे शक्ति में बहुत वृद्धि हुई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से चोट नहीं पहुंचाता था। ये ठीक भी करता था। उसने इसे स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। उसने फिन से इसके बारे में पूछा और पता चला कि कालकोठरी से प्राप्त वस्तुएं जादुई रूप से मंत्रमुग्ध करने वाली श्रेणी में आती हैं। इसलिए इसे पहनने के अलावा यह उसके लिए किसी काम की नहीं थी। उस नोट पर उन्होंने ये भी पाया कि कालकोठरी वस्तुओं पर स्थायी जादू काफी खास थे। स्थायी जादू को पूरा करना अक्सर मुश्किल होता था, चाहे कोई किसी भी तरह की तकनीक के बारे में बात करे। ये जादू के प्रकार पर निर्भर करता था, लेकिन स्थायी प्रभावों के परिणाम आमतौर पर कमजोर थे क्योंकि वे कार्य करने के लिए पर्यावरण से मैना का उपयोग करेंगे। किसी आइटम पर स्थायी रूप से मजबूत प्रभाव डालने के लिए आवश्यक विधियों का उपयोग करने के लिए अत्यधिक उच्च कौशल स्तर की आवश्यकता होती थी। यही कारण है कि अधिकांश मंत्रमुग्ध प्रकार के उपकरण उपयोगकर्ता द्वारा संचालित होते थे या थोड़ी देर बाद रिचार्ज किए जा सकते थे। जो प्राकृतिक मैना से खुद को रिचार्ज करते थे वे स्थायी जादू का एक निम्न रूप थे। जादूगरों या जादूगरों द्वारा बनाए गए अधिकांश जादुई हथियारों को पुनः चार्ज करने के लिए जादूगर की आवश्यकता होती है। ये सिस्टम प्रिंटर इंडस्ट्री जैसा लगता था। आप सस्ते में जादुई कवच खरीद सकते थे, लेकिन स्याही को रिचार्ज करने के लिए आपको हर बार वापस आना पड़ता था। हो सकता है कि शुरुआत में उनके स्थायी जादुई हथियार उतने मजबूत न हो, लेकिन सेठ को यह विचार पसंद आया कि उन्हें अपने हथियार या कवच को रिचार्ज करने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। वे आखिरकार 4 दिनों के बाद ओरिएकोट पहुंच गए। ओरिएकोट नदी के डेल्टा के करीब स्थित था, जहां से वह समुद्र में प्रवेश करती थी। उनका जहाज शहर के प्रवेश द्वार पर अंतर्देशीय बंदरगाह पर रुका था। जिके की तुलना में अंतर अकल्पनीय था। ओरिएकोट के चारों ओर की दीवार आसानी से 15 मीटर ऊंची और हाथीदांत की तरह बर्फ सफेद थी। मेट्रोपोल में दिखाई देने वाली एकमात्र चीज दूर की पहाड़ी पर स्थित महल और कुलीन जिले की ऊंची मीनारें थी। इन दीवारों पर पोर्टिकुलिस नहीं थे, बल्कि बड़े-बड़े स्टील से बने विशाल बाड़ के द्वार थे और दीवारों की तरह ही वे विभिन्न जादुई चिन्हों से चमकते थे। इन द्वारों को कोई जानवर तोड़कर नहीं ला सकता था। जिके और ओरिएकोट के बारे में उनकी पहली धारणा में रात और दिन जैसा अंतर था। बंदरगाह जीवन से भरा हुआ था। वह आया और चला गया। हर जगह मजदूरों, व्यापारियों, टोकरियों और थैलों से भरा हुआ था। अपने बढ़िया और अक्सर रंगीन कपड़ों में व्यापारी भीड़ से अलग दिख रहे थे। इसने सेठ को आधुनिक महानगर में लोगों की भीड़ की याद दिला दी और जहाज छोड़ने की सारी प्रेरणा गायब हो गई। कौन स्वेच्छा से इस अराजकता में प्रवेश करेगा? पालतू जानवरों के स्थान में कोकून से एक सुखदायक गर्मी आई और उसके मन को शांत कर दिया। क्या तुम ठीक हो? छोटी परी ने पूछा और उसके कंधे पर बैठ गई। जरूर, उसने कहा और उसका मतलब भी यही था। उन दोनों ने उसके मन को शांत करने में मदद की थी। भीड़ की वजह से घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। फिन को कंधे पर उठाकर वह जहाज से उतरा। उन्होंने एडवेंचर पार्टी और व्यापारी से सामान्य निर्देश प्राप्त करने के बाद उन्हें अलविदा कहा। फिन ने जो जानकारी जुटाई थी उसके अनुसार एशिप 2-4 दिनों में ओरिएकोट पहुंच जाएगी। उससे पहले उन्हें टिकट खरीदने के लिए कंपनी ढूंढनी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंतर्देशीय बंदरगाह वाणिज्यिक जिले के करीब था, जहां गिल्ड भी स्थित था। अपने 2 नए दोस्तों के साथ सेठ ने बड़ी भीड़ के प्रति जो घृणा विकसित की थी उसे कुछ हद तक दूर कर दिया। आसपास के माहौल ने भी बहुत मदद की। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक छोटा लड़का हो जो अभी किसी जादुई शॉपिंग गली में आया हो। सड़कों पर हर तरह की दुकानें और स्टॉल अपने रंग-बिरंगे सामान सजाए हुए थे। उनकी नाक में दर्जनों खाद्य पदार्थों की महक भरी हुई थी जो अपने उत्पादों की तारीफ जोर-जोर से कर रहे थे। कतार पर पकाए गए मांस और सब्जियां, तले हुए नूडल्स और तरह-तरह के पके हुए सामान। सेठ उन चीजों की पहचान भी नहीं कर पाया जिन्हें ग्राहक लालच में विक्रेता के हाथों से ले रहे थे। किनारे की दुकानें सामान्य दुकानों जैसे बेकरी, दर्जी या जूता बनाने वालों से लेकर कीमिया, दवा और औषधि की दुकानों जैसी अधिक काल्पनिक दुकानों तक फैली हुई थी। गिल्ड की ओर हथियार और कवच की दुकानें अधिक संख्या में हो गई। किताबों की दुकानें और स्टॉल भी थे। सड़क पर विक्रेता स्मृति चिन्ह और आभूषण बेच रहे थे और लोगों की भीड़ ही काफी नहीं थी। वहां सभी प्रकार के लोग जीवित पशु या यहां तक कि सवारी के रूप में राक्षस और पालतू जानवरों के लिए राक्षस के अंडे भी बेच रहे थे। और भी बहुत कुछ था जो सेठ ने नहीं देखा या पहचाना नहीं। उन्हें सिर्फ इस सड़क को अच्छी तरह से देखने में कई दिन लग जाते। पूरे व्यापारिक क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। गिल्ड एक बड़े प्लाजा के करीब स्थित था जिसमें सैकड़ों स्टॉल से बना एक स्थायी बाजार था।
यहाँ विक्रेता और एडवेंचरर अपना सामान बेचते थे। शुरुआती लोगों के लिए सस्ते हथियार और कवच या उनके पिछले शिकार से राक्षस सामग्री। असली के साथ नकली सामान मिलाए गए और कमजोर जहर के साथ पानी मिला हुआ पोषण। सेठ ने राहत की सांस ली क्योंकि वे आखिरकार एडवेंचरर गिल्ड के सामने भीड़ से बाहर निकल आए। ये जगह थोड़ी शांत थी क्योंकि एडवेंचरर केवल विशाल गिल्ड मुख्यालय में प्रवेश करते थे या बाहर निकलते थे। भले ही जिके में इमारत का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया हो और वह अपने समय की ऊंचाई पर हो, लेकिन उनके सामने वाली इमारत उससे एक कदम ऊपर थी। उनके ऊपर ऊंची गिल्ड इमारत 5 या 6 मंजिल ऊंची थी, जिसके सामने कई शानदार सजावट और मूर्तियां सजी हुई थी। गिल्ड के पास पैसा था और वह इसे लोगों को दिखाना चाहता था। सेठ को ऐसा लगा जैसे वह किसी भव्य रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट टर्मिनल में आ गया हो। प्रवेश द्वार चौड़ा था और विपरीत दिशा में काउंटर और रिसेप्शनिस्ट भरे हुए थे, और हॉल में रिसेप्शनिस्ट के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे साहसी लोगों की कतारें लगी हुई थी। लेकिन इसने गिल्ड की पारंपरिक व्यवस्था को पीछे नहीं छोड़ा। प्रवेश हॉल के दाईं ओर एक बड़ा रेस्तरां और बार था। बाईं ओर एक कैफे था जिसमें कई खुली मंजिलें थीं जो प्रवेश हॉल की ओर देखती थी। यहाँ साहसी लोग बैठकर गिल्ड के किसी कर्मचारी या अपने दल के सदस्यों से बात कर सकते थे। फर्श गहरे भूरे रंग की लकड़ी का था, जबकि दीवारें या तो हल्के भूरे रंग की लकड़ी की पैनलिंग से ढकी हुई थी या फिर क्रीम रंग में रंगी हुई थी। लकड़ी के काउंटर पर पीतल के एक सिंक थे और रिसेप्शनिस्ट और ग्राहक के बीच धातु के ग्रिड के साथ पुराने बैंक काउंटर की याद दिलाते थे। इस जगह और जिके स्थित शाखा में एकमात्र समानता रिसेप्शनिस्टों की वर्दी थी। सेठ ने बेतरतीब ढंग से लाइन में खड़े होकर बात की। रिसेप्शनिस्ट अपने काम में अच्छे थे, उन्होंने अनुरोधों को तेजी से निपटाया और उनके सामने की लाइनें तेजी से छोटी होती गईं। 10 मिनट के भीतर वे काउंटर पर पहुंच गए। महिला ने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यावसायिक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।